औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। काफ के अंदर जो है ना इन्फेक्शियस डायरिया जो है ना वो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि फार्म्स के ऊपर जो है ना अब पार्चुरेशन स्टार्ट हो गई हैं। तो हमारे फार्म पे भी माशाल्लाह पार्चुरेशन सीज़न जो है ना सीजनल पार्चुरेशन वो स्टार्ट हो चुकी है। एनिमल्स जो है ना पार्चुरेट कर रहे हैं। तो इस स्टेज पे काव्स जो है ना माशाल्लाह इस स्टेज पे बढ़ जाते हैं फार्म्स के ऊपर। और काव्स को फिर कंट्रोल करना भी थोड़ा सा ना, काव्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ होते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मसला होता है। तो जो जो इश्यूज़ काव्स के इस दौरान में आते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो काव्स में जो ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं फार्म पे वो डायरिया वगैरह के होते हैं, और इवन के डायरिया से मोर्टेलिटीज़ भी फार्म्स पे काव्स की जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आज हम डायरिया के बारे में जो है ना थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि काव्स में डायरिया किस किस्म का हो सकता है। तो काव्स में आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन्फेक्शियस डायरिया। तो आज हम इन्फेक्शियस डायरिया पे बात करेंगे। ये ज़्यादातर लेक्चर जो है ना, जो हमारे ग्रोइंग वेट्स हैं, जो नए वेट्स हैं और फार्म्स पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बाकी तो डॉक्टर्स माशाल्लाह सब इससे अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं, लेकिन जो ग्रोइंग वेट्स हैं वो इसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और फार्मर्स के लिए भी किसी हद तक आप इसको फ़ायदेमंद कह सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब इन्फेक्शियस काफ डायरिया। जो है ना इन्फेक्शियस काफ डायरिया के बारे में जो है ना बात करेंगे कि इन्फेक्शियस काफ डायरिया क्या होता है। पहले तो ये बताता चलूँ कि काव्स के अंदर डायरिया की वजह से ना बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, और ये इकोनॉमिकल लॉसेस होंगे। बहुत ज़्यादा जो है ना लॉसेस हो सकते हैं डायरिया की वजह से, और इवन के मोर्टिलिटीज़ भी हो जाती हैं। यानी कि मोर्टिलिटीज़ होती हैं, तो ये मोर्टिलिटीज़ होंगी तो समझें कि बहुत बड़ा लॉस हो गया फार्म के लिए। जो है ना हीफर या छोटा बच्चा फीमेल का वो बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत का हामिल होता है। अगर उसकी मोर्टिलिटी होगी तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है फार्म के लिए, तो बहुत ज़्यादा लॉस है। और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है फार्म्स का, जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी प्रॉब्लम कह लें। काव्स के अंदर सीरियस प्रॉब्लम होता है कि इन्फेक्शियस जो है ना डायरिया अगर काव्स के अंदर हो जाए तो इसको कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये काव्स टू काव्स फिर जो है ना ट्रांसमिट भी हो सकता है। तो ये इसको कंट्रोल करना ये एक सीरियस प्रॉब्लम है काव्स का, जो है ना अगर फार्म पे आ जाए तो। दूसरा जो है ना, ये किस एज के काव्स जो है ना वो ससेप्टिबल होते हैं। तो 15 दिन से लेके 50 दिन का काव्स जो है ना वो डायरिया के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होता है। 15 दिन से 50 दिन का काव्स के अंदर ये जो है ना इस तरह के इश्यूज़ डायरिया के बहुत ज़्यादा देखने में आए हैं और होते हैं। तो ये डायरिया हो किस वजह से सकता है, जो इन्फेक्शियस डायरिया है वो किस किस बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। बैक्टीरिया के अंदर, इसके अंदर जो है ना बैक्टीरिया वो इकोलाई की वजह से हो सकता है। क्लास्ट्रीडिया, इंटेरोटॉक्सीमिया वगैरह क्लास्ट्रीडिया की वजह से हो सकता है। और साल्मोनेला की वजह से हो सकता है, यानी कि साल्मोनेलोसिस हो सकती है। ये 3-4 बैक्टीरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर जो है ना वायरस कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं। रोटा वायरस की वजह से हो सकती है डायरिया काव्स के अंदर। कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है डायरिया काव्स के अंदर। और इन्फेक्शियस बोवाइन रीनोट्रैकियाइटिस, इसकी वजह से काव्स के अंदर जो है ना डायरिया हो सकता है। तो ये जो है ना वजूहात थी कि इन्फेक्शियस काव्स के अंदर डायरिया जो है ना किस एज पे ससेप्टिबल है, और क्या क्या बैक्टीरियाज और वायरस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं जो ये कर सकते हैं। उसके आगे हम जो है ना पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी, एक काव को डायरिया हो गया है तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वो किस किस सिस्टम को जो है ना डिस्टर्ब करेगी। जैसा कि आपको पता है इसके अंदर वाटरी डायरिया होना है। वाटरी डायरिया,
पैथोफिजियोलॉजी के अंदर वाटरी डायरिया, जैसे ही काव को वाटरी डायरिया होगा तो वो क्या चीज़ डिस्टर्ब करेगा, एनिमल के अंदर जो है ना फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। जैसे ही वाटरी डायरिया हुआ एनिमल के अंदर फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो डिस्टर्ब होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाएगी एनिमल के अंदर। जैसे ही वाटरी डायरिया होगा फ्लूइड का लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होगा तो एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी डेफिशिएंसी पैदा होगी यानी कि एनिमल के अंदर। एनिमल एनर्जी डेफिशिएंट होगा तो नो डाउट उसकी इनटेक वो कम हो जाएगी, इनटेक लेस हो जाएगी एनिमल की। जैसे ही एनिमल की इनटेक कम होगी तो उसकी अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन, वो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी इनटेक कम होने की वजह से। और क्या होगा, वाटर का एक्सक्रीशन जो है ना, वाटर एक्सक्रीशन किसके अंदर, फीसिस के अंदर, वो ज़्यादा होगा। वाटर एक्सक्रीशन इन फीसिस जो है वो ज़्यादा होगा। अकेला वाटर नहीं एक्सक्रीट हो रहा होगा, उसके अंदर आपके मिनरल्स जा रहे होंगे, न्यूट्रिएंट्स वो ज़ाया हो रहे होंगे, वेस्ट हो रहे होंगे, विटामिन्स वो वेस्ट हो रहे होंगे एनिमल के। तो ये सब चीज़ें जो है ना डिस्टर्ब हो जाएंगी। फिर क्या होगा जी, एनिमल के अंदर ये सारी चीज़ें होने की वजह से डिहाइड्रेशन पैदा होगी। जब डिहाइड्रेशन पैदा होगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है ना वो पैदा हो जाएगी एनिमल के अंदर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी काव्स के अंदर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगी, क्योंकि फीसिस के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस पैदा होने की वजह क्या होगी कि फीसिस के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस वो बहुत ज़्यादा एक तो एक्सक्रीट हो रहे होंगे, और दूसरे नंबर पे लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, एनिमल के अंदर या काफ के अंदर वो बढ़ जाती है। लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होगी, बाइकार्बोनेट आयंस का एक्सक्रीशन होगा, जिसकी वजह से जो है ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस पैदा हो जाएगी काफ के अंदर। तो एनिमल डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। जब एनिमल डिहाइड्रेटेड होगा तो सोडियम जो है ना उसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि सोडियम का लॉस फीसिस के अंदर ज़्यादा होगा। हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा यानी कि एनर्जी की कमी होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और हाइपरकैलीमिया, पोटाशियम आयंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हाइपरकैलीमिया हो जाएगा एनिमल के अंदर। तो ये थी उसकी पैथोफिजियोलॉजी के इन्फेक्शियस काफ डायरिया के अंदर अगर हो जाए तो क्या क्या जो है ना हमें पैथोफिजियोलॉजी उसकी क्या क्या होगी, कौन कौन सा सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। अब हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स कर लेते हैं कि एक काफ को डायरिया हो गया तो हमें काफ्स के अंदर क्या क्या साइन मिलेंगे। काव्स के अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। साइन एंड सिम्टम्स काव्स के अंदर जो है ना चेंज होंगे, इकोलाई की वजह से और होंगे, क्लास्ट्रीडिया की वजह से और हो सकते हैं, साल्मोनेला की वजह से और हो सकते हैं। ये काजेटिव एजेंट पे डिपेंड करेंगे कि किस किस्म का काजेटिव एजेंट है तो किस किस्म के जो है ना साइंस होंगे। दूसरा, सवियर वाटरी डायरिया आपको मिलेगा, सवियर वाटरी डायरिया आपको मिलेगा। उसके बाद एनिमल का सब नॉर्मल टेम्परेचर होगा, सब नॉर्मल टेम्परेचर आपको मिलेगा। ये टेम्परेचर एनिमल को फीवर भी हो सकता है और लो टेम्परेचर भी आपको मिल सकता है। अगर एनिमल का बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया टेम्परेचर तो टेम्परेचर उसका कम भी हो सकता है एनिमल का।
रिकम्बेंट हो सकता है एनिमल, नो डाउट। बच्चे जो है ना बहुत जल्दी काव्स जो है वो रिकम्बेंट हो जाते हैं और इवन के उनकी डेथ हो जाती है, अगर उनको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो उनकी डेथ हो जाती है। अब ट्रीटमेंट हमने क्या क्या करना है, एनिमल का ट्रीटमेंट क्या करें। तो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि एनिमल का जो है ना, जिस तरह का आपको अगर पैथोफिजियोलॉजी का पता है कि डायरिया हुआ, डायरिया में भाई उसको एसिडोसिस हुई है, तो एसिडोसिस का ट्रीटमेंट आपने करना है एंटासिड्स, एंटी एसिड्स आपने यूज़ करने हैं। ये उसका जो उसके अंदर एसिडोसिस पैदा हुई है उसका वो होगा। एंटी एंटी एसिड्स में आप जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट 1.3% जो है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट 0.5 लीटर रिंगर के अंदर या नॉर्मल सलाइन के अंदर आप आईवी कर सकते हैं उसको। ये एंटी एसिड्स के लिए काम करेगा। उसके अलावा आपने फ्लूइड थेरापी उसकी करनी है, क्योंकि आपको पता है काफ डिहाइड्रेटेड है, तो फ्लूइड थेरापी आप करेंगे। फ्लूइड थेरापी के लिए आप जो है ना रिंगर वो यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल सलाइन एनएस वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कोशिश करें उसको 1 to 2 लीटर जो है ना आईवी करें वक्फे वक्फे से। वो आप देख लीजिएगा कि कितना डिहाइड्रेटेड है आपका काफ। तीसरे नंबर पे अगर टेम्परेचर वगैरह है तो उसको एनसेड्स वो आपने यूज़ करना है। एनसेड्स में कोई भी आप एनसेड्स यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर है तो एनिमल को। चौथे नंबर पे सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स वो आपने यूज़ करनी है। अगर इन्फेक्शियस है तो आपको नो डाउट एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी और वो आप सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। ओरली भी आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, ओरली एंटीबायोटिक्स आप यूज़ करें, जैसे कि लोग सल्फाडिमाडीन वगैरह देते हैं वो आप यूज़ करें। और छठे नंबर पे आप सबसे जो बेहतरीन काम है वो आप अपने एनिमल को, अपने जो है ना जो उनकी डैम्स है काफ की, उसको अगर आप वैक्सीनेट कर लेते हैं, जैसा कि फार्म्स के ऊपर हम रोटा कोरोना की जो है ना वैक्सीन वो आम करते हैं, पार्चुरेशन से तकरीबन जो है ना 30 दिन पहले हम रोटा कोरोना की वैक्सीन करते हैं, तो आप लोग वो वैक्सीन कर सकते हैं रोटा कोरोना की एनिमल की डैम को 30 दिन पार्चुरेशन से पहले करेंगे तो उसके अंदर काव्स के अंदर एंटीबॉडीज़ एनिमल के अंदर प्रोड्यूस होंगी और वो दूध के थ्रू, और काव्स के अंदर भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। सातवें नंबर पे आप काव को जो है ना इकोलाई के लिए हाइपर इम्यून सीरम वो दे सकते हैं काफ को। फर्स्ट डे के ऊपर जो है ना काफ को आप हाइपर इम्यून सीरम दें, तो इस तरह आप इकोलाई से जो है ना महफूज रह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है ना काफ के अंदर जो डायरिया के इश्यूज़ हैं, जो इन्फेक्शियस डायरिया है कि वो किस किस वजह से हो सकता है और किस एज के ऊपर होता है और उसको कैसे जो है ना हम ओवरकम कर सकते हैं, किस किस सिस्टम को वो डिस्टर्ब करता है और क्या क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो वो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।